Section 44 triple B, and this is in case of foreign companies which are engaged in the business of civil construction etc. in certain turnkey power projects. Now, what is a turnkey power project? सबसे पहले तो आई थिंक हमें ये समझना ज़रूरी है. Many a times what happens is कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे देती है टू सम वेंडर्स कहिए या कंपनीज कहिए ऑन अ टर्न की बेसिस. मतलब इसमें क्या टर्न की का मतलब क्या होता है? जैसे आप अगर इनको वर्ड को ब्रेक करें, टर्न की मतलब गवर्नमेंट कहती है कि फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. आप चाहें तो खुद करें, चाहे विद इन द गिवन गाइडलाइंस किसी और से करवाएं. बट मुझे ये प्रोजेक्ट ऐसा चाहिए कि मैं सिर्फ चाबी लगाऊं और ये चालू हो जाए. इफ आई जस्ट टर्न द की, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, इट इज रेडी टू वर्क. सो इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड completely by the foreign company. Now, how the income of this foreign company would work, or how the income of some vendors which they may use to perform these services will work, is something which we will have to look at from this section perspective. A foreign company which is engaged in the business of civil construction, ये जो फॉरेन कंपनी है मैं इसको F को कर देता हूँ, और इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मतलब आपने बाहर से इंपोर्ट की प्लांट एंड मशीनरी और ये प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में इरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें लगा रहे हैं. और टेस्टिंग और कमिश्निंग देयर ऑफ, मशीन लगा तो दी, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी कमिश्निंग कर रहे हैं ताकि वो काम कर सके. इन कनेक्शन विद, किसके कनेक्शन में? ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लांट एंड मशीनरी मंगाई और आपने ऐसे ही कहीं पर भी जाके लगा दी और आप बोलें कि मेरे को इस सेक्शन का बेनिफिट दे दीजिए. नहीं, जो ये इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है या टेस्टिंग और कमिश्निंग है, इट शुड बी इन कनेक्शन विद अ टर्न की पावर प्रोजेक्ट. टर्न की टेलीकॉम प्रोजेक्ट नहीं है, टर्न की इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं है, टर्न की पावर प्रोजेक्ट होता है. अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, may opt for presumptive taxation provisions of section 44 triple B. अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो मान लीजिए आपको एक पावर प्लांट लगाना होता है, उसमें बहुत सारी मशीनरीज यूज़ होती है. बहुत सारी मशीनरी जो यूज़ होती है वो काफ़ी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं. उनकी टेस्टिंग होती है कि भाई ये सही से जनरेट भी कर रही है नहीं इलेक्ट्रिसिटी. इस सब काम को करने के लिए अगर कोई फॉरेन कंपनी काम करती है, लेकिन किस प्रोजेक्ट पे? वो प्रोजेक्ट जो एक टर्न की पावर प्रोजेक्ट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, देन ओनली दे कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 ट्रिपल बी. अगर ऑप्ट करते हैं तो इसमें क्या हमारे को बेनिफिट है? 10% ऑफ द अमाउंट पेड और पेएबल. मान लीजिए आपको $100 मिल रहे हैं, तो 10% ऑफ दिस $10 वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, चाहे ये आपको पैसे इंडिया में मिले या फिर आउटसाइड इंडिया मिले, टू द असेसी और टू एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस. पैसा हो सकता है आप फॉरेन कंपनी को दे या उसके एजेंट को दे, लेकिन जो भी पैसा दे रहे हैं दैट शुड बी ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस. इस बिजनेस के लिए होना चाहिए. शैल बी डीम्ड एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच बिजनेस chargeable to tax under the head profits and gains of business and profession. तो $10 जो है वो ट्रीट कर लिया जाएगा एज प्रिजम्पटिव इनकम. ऑप्शन टू क्लेम लोअर प्रॉफिट, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया था दूसरे सेक्शंस के रिलेशन में, ये एक ऑप्शन होता है कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. लेकिन असेसी में क्लेम लोअर इनकम देन द प्रिजम्पटिव रेट ऑफ 10% इफ आप बोल देंगे मेरा $10 नहीं है, मेरी $6 है, आप $6 ऑफर कर सकते हैं. लेकिन कब? इफ सच असेसी कीप्स एंड मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA(2) एंड गेट्स देम ऑडिटेड एंड फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB. आपको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, आपको टैक्स ऑडिट करना है. अगर आप ऐसा करते हैं और उनके हिसाब से आपका ये प्रॉफिट आता है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं.
जब भी आप लोअर प्रॉफिट क्लेम करेंगे, आपका जो असेसमेंट है, द असेसमेंट इन सच केसेस, विच केसेस वेर यू आर क्लेमिंग अ लोअर प्रॉफिट shall be done by the assessing officer under section 143(3). Deduction in respect of head office expenses of non-residents, section 44C. Sometimes what can happen is, suppose there is a foreign company, they have a branch in India. This branch actually amounts to a PE of the foreign company. PE is like what? Permanent establishment, जो एक तरह से इस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन हो जाता है इंडिया में, जिसपे इनको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर फॉरेन कंपनी की एक ब्रांच है जो बिजनेस कर रही है, इसका मान लीजिए $100 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये ब्रांच क्या कहती है कि बहुत सारे मेरे ऐसे काम हैं जो मैं खुद नहीं करता, मेरा फॉरेन कंपनी का हेड ऑफिस से मेरे काम हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस ब्रांच में किसी की हायरिंग करनी थी, ठीक है, अब हायरिंग करनी थी इस ब्रांच में, लेकिन फॉरेन कंपनी के जो लोग थे उन्होंने हायरिंग करी है क्योंकि HR वाले यहाँ पर थे। अब फॉरेन कंपनी ने कहा कि भाई ये जो HR वाला बंदा है ये आधा टाइम तुम्हारे लिए लगा रहा है, अब मैं इसका जो कॉस्ट है, मान लो मैं इसको साल में $500 पे करता हूँ, तो मैं इसका कॉस्ट तुम्हें क्रॉस चार्ज करूँगा। तो इस चीज़ में बोलते हैं कि ये जो क्लेम है एक हेड ऑफिस का क्लेम PE के अगेंस्ट या ब्रांच के अगेंस्ट आ गया फॉर हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। ये कितना अमाउंट आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगा वो सेक्शन 44C से गवर्न होता है। पहले क्या होता था, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो जनरली ये लोग क्या करते थे कि मान लीजिए अगर ब्रांच का $100 का प्रॉफिट है, ये $110 के कॉस्ट चार्ज कर देंगे और बोलेंगे कि इंडिया में तो आपका ब्रांच में लॉस है, हमें टैक्स नहीं देना। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कॉस्ट आप चार्ज कर रहे हो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और वो रिस्ट्रिक्शन कहाँ से लगाई है? सेक्शन 44C से। सेक्शन 44C restricts the claim of head office expenditure of a non-resident to the least of the following expenses। मतलब आपका जो खर्चा है वो रिड्यूस हो जाएगा टू द लीस्ट ऑफ दीज टू, 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, और इन केस ऑफ लॉस 5% ऑफ द एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम। मान लीजिए इसकी इनकम 100 थी, ठीक है, आप इस 100 को एक एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे ATI। कैसे? कुछ खर्चे हैं जिनको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा इस प्रॉफिट में। वो कौन से खर्चे हैं मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर बजाय प्रॉफिट के आप कहते हैं कि मेरा एक्चुअली में $100 का लॉस है, अब लॉस है तो मैं रेस्ट्रिक्ट क्या करूं? रेस्ट्रिक्ट करने के लिए फिर रेस्ट्रिक्शन क्या एप्लीकेबल होती है? 5% ऑफ द एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम। इसकी भी डेफिनेशन हमारे पास है, अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है। या फिर head office expenditure incurred by the assessee as is attributable to the business or profession of the assessee in India। अगर हेड ऑफिस बोलता है कि भाई मेरा तो $2 का ही खर्चा है जो मुझे क्रॉस चार्ज करना है, मान लीजिए एवरेज टोटल इनकम जो है 110 आती है, अब 5% इसका कितना हो गया? $5.5। लेकिन हेड ऑफिस बोलता है कि भाई 2 ही है जो एट्रीब्यूटेबल है इंडियन ऑपरेशन के लिए, तो इन दोनों का जो लीस्ट होगा विच इज $2, that will be allowed as a head office expenditure under section 44C। What is the meaning of adjusted total income for section 44C? Total income computed in accordance with the provision of the act। मतलब जो आप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल इनकम, बुक प्रॉफिट्स नहीं जो आप मैट के लिए लेते हैं वो नहीं, इनकम टैक्स के हिसाब से जो आप कैलकुलेट करते हैं विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग। लेकिन इस टैक्सेबल इनकम को करने से पहले ये जो खर्चे हैं आप ये इनको क्लेम नहीं करेंगे। अलाउंस अंडर सेक्शन 44C, ऑब्वियसली वो तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं इस सेक्शन में, तो उसकी डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं? अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(2), पिछले साल का अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, दैट इज समथिंग विच वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर फॉर डिडक्शन। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर incurred by a company under first proviso to section 36(1)(9), brought forward business loss,
ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेक्यूलेशन लॉस, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 74(1), brought forward loss from certain specified sources under 74A(3) और deductions under chapter 6A। ये सब क्लेम करने से पहले जो आपकी टोटल इनकम होगी वो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम मान ली जाएगी सेक्शन 44C के पर्पस के लिए। अब एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कि असेसी जो ये फॉरेन असेसी है या फॉरेन कंपनी है ये कितने सालों में पहले असेसेबल था इनकम टैक्स में। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 2016-17 का। इससे 3 पहले साल आप देखेंगे 2015-16, 2014-15, 2013-14, 13-14, 14-15 and 15-16. You will need to see for how many years was this assessee chargeable to tax earlier. Let's say the income is during 16-17, right? अगर तो असेसी पिछले 3 सालों में असेस हुआ है तो हम 1/3 ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम कौन सी जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई थी, वो कंसिडर कर लेंगे एज एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर उसका बिजनेस 3 नहीं केवल पिछले 2 सालों में था तो कितना होगा, 2 साल का तो एवरेज कितनी होगी 1/2। और अगर वो खाली 1 साल में पिछले इंडिया में ऑपरेट कर रहा था तो लास्ट ईयर की जो एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसी को हम एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम मान लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। 3 ईयर्स आपको देखने होते हैं प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर जिसके लिए आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 3 साल में कंपनी ने असेसमेंट करवाई है तो 1/3, 2 साल में करवाई है तो 1/2 और 1 ही साल में करवाई है तो जो लास्ट ईयर की इनकम थी उसी को हम एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम ले लेते हैं। अब इसको लीगल लैंग्वेज में जो थोड़ी डिफिकल्ट है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन द टोटल इनकम ऑफ असेसी वाज असेसेबल फॉर ईच ऑफ द 3 preceding assessment years, 1/3 of the aggregate amount of the adjusted total income in respect of the previous years relevant to those 3 assessment years। अब लीगली आप देखें, मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज समझा दिया, इन्होंने बोला कि नहीं फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं, अगर जिस फाइनेंशियल ईयर में आप देख रहे हो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा है 2017-18, इससे पहले के 3 असेसमेंट ईयर आप देखो वो यानी वो यही होंगे फाइनेंशियल ईयर वाले, राइट। अगर 3 साल में असेसेबल था तो 1/3 ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉरेन हेड ऑफिस इनकर्ड सर्टेन एक्सपेंडिचर and allocated a part of it to the Indian branch. The adjusted total income of Indian branch is a loss. ये important है। क्यों? क्योंकि जब करंट ईयर में लॉस होगा तभी ये एवरेज एडजस्टेड इनकम का फॉर्मूला लगता है। अगर प्रॉफिट है तो खाली आप करंट ईयर की एडजस्टेड टोटल इनकम ले लेंगे। द टोटल इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी वॉज असेसेबल फॉर 3 immediately preceding financial year. Determine the average adjusted income of Indian branch from the following data. 15-16, 14-15, 13-14, 3 सालों में क्या इनकम थी 100, 200, 100, टोटल कितना हुआ 600। इसका 1/3 कितना होगा 200। क्लियर? Let's look at another example. This is for 2 years. When the total income of assessee was assessable for only 2 out of 3 preceding assessment years, 1/2 of the aggregate amount of adjusted total income in respect of the previous year relevant to those 2 assessment years. अब अगेन हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 16-17 की। इसमें आपको क्या कहा, ब्रांच का करंट ईयर में लॉस है और पिछले 2 सालों की इनकम कितनी है 100 और 200, दोनों का टोटल कितना हुआ 300। एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी होगी 1/2 ऑफ 300 यानी 150। When the total income was assessable for only 1 out of 3 preceding assessment year, adjusted total income in respect of the previous year relevant to that assessment year. ये एग्जाम्पल सेम है, उसमें भी लॉस है लेकिन टोटल इनकम जो है फॉरेन कंपनी की केवल 1 साल में असेस हुई है, तो एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी होगी उसी साल की इनकम यानी 100 crores।
नाउ द क्वेश्चन विच कम्स अप इज कि ये हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर जो है उसमें क्या क्या कवर होता है। हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर में एग्जीक्यूटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी आउटसाइड इंडिया। असेसी वर्ड क्यों यूज्ड है? क्योंकि हेड ऑफिस ने इनकर किया है। अब आई डोंट नो बट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अगर कोई फॉरेन कंपनी होती है और उसकी ब्रांच है इंडिया में, तो इस ब्रांच को रिक्वायरमेंट होती है, ब्रांच है या पीई है, इसको रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में टैक्स रिटर्न फाइल करने की। लेकिन जब नाम जो जाता है उस रिटर्न में असेसी का, वो इस फॉरेन कंपनी का ही जाता है। सो देयरफॉर इट इज सेड दैट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल एक्सपेंसेस हैं असेसी ने जो इंडिया के बाहर इनकर करे हैं, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर: रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर और इंश्योरेंस ऑफ एनी प्रेमाइसेस आउटसाइड इंडिया यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर उनका कोई कॉमन ऑफिस है जो बाहर यूज कर रहे हैं, उसके रिलेशन में अगर ये इनमें से कोई भी खर्चा है, उसका सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, फीस, बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी, perquisite or profit in lieu of or in addition to salary, whether paid or allowed to any employee or other person employed in or managing the affairs of any office situated outside India। मतलब एक तरह से ये हो गया कि अगर आपका यहाँ पे ऑफिस है, इसका जो रेंट रिलेटेड मैटर है वो, सैलरी रिलेटेड मैटर है वो, उसमें आप जो भी पे कर रहे हैं, ट्रैवलिंग बाय एनी एम्प्लॉय और अदर पर्सन एम्प्लॉयड इन और मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफिस आउटसाइड इंडिया। अगर यहाँ पे कोई पर्सन काम कर रहा है और वो ट्रैवल करता है, उस ट्रैवल रिलेटेड खर्चा, सच अदर मैटर्स कनेक्टेड विद एग्जीक्यूटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एज मे बी प्रिस्क्राइब, इन सब का खर्चा जो है वो आप चार्ज कर सकते हैं इंडियन पीई को या इंडियन ब्रांच को। ऑफ कोर्स लिमिटेशंस जैसे कि हमने पहले डिस्कस करी है वो उसमें अप्लाई करेंगी। Let us look at some example. The net result of business carried on by a branch of a foreign company in India for 31/3/2018 was a loss of rupees 90 lakh after charging head office expense of 190 lakh allocated to the branch. Explain with reasons the income to be declared by the branch in its return for assessment year 2018-19. हमें यह बताया गया कि ब्रांच का लॉस है 90 लाख का, लेकिन ये लॉस जो है वो 190 लाख चार्ज करने के बाद है। यानी अगर मैं ये ऐड कर दूं एक्सपेंसेस जो आपने चार्ज किए थे 190, तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा 100 लाख का, राइट? दिस इज अ लॉस, दिस विल कैंसिल ऑफ, द प्रॉफिट विल बी 100 लाख। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को कितने परसेंट अलाउ होता है ये हेड ऑफिस एक्सपेंस? 5%। तो एक्सपेंस जो अलाउ होगा वो होगा 5% माइनस 100, 95। यानी मेरी इनकम जो है वो 95 लाख की होनी चाहिए। सो नेट लॉस वाज हाउ मच? 90 लाख। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज 190, सो योर एडजस्टेड टोटल इनकम मीन्स 100। हेड ऑफिस एक्सपेंस जो अलाउबल है वो कितने होते हैं? 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम यानी 5 लाख, या एक्चुअल एक्सपेंसेस विच वॉज 190 लाख, इनका लोअर जो होता है क्या है? 5। तो मैंने 5 जब क्लेम किया इसके अगेंस्ट, द इनकम दैट आई गॉट फॉर दिस वॉज 95 लाख।